केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राष्ट्रीय सेवा के 2258 दिन पूरे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दिल्ली जाकर अमित शाह से की मुलाकात। सांसद ने क्षेत्रवासियों की ओर से दी शुभकामनाएं। ग्वालियर किले को होटल में किया जा रहा परिवर्तित करने पर मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान। कहा, इस प्रकार की योजना पर्यटन विभाग के पास नहीं। भोपाल में कांग्रेस ने पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया बयान। कहा, सबको पता है कांग्रेस बेरोजगार है। नरसिंहपुर में कांग्रेस ने नशे के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। ड्रग्स माफिया से संबंध रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर हुआ विवाद। युवक ने की पेट्रोल कर्मचारी की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में इतिहास रचते हुए अमित शाह ने राष्ट्रीय सेवा के 2258 दिन पूर्ण किए हैं। इस मौके पर लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दिल्ली में उनके शिष्टाचार भेंट कर मुलाकात की और क्षेत्रवासियों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। सांसद प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह अवधि भारतीय इतिहास में उल्लेखनीय है, जिसमें अमित शाह ने गृह मंत्री पद पर रहते हुए राष्ट्र सेवा, सुरक्षा और संगठनों को नई दिशा दी है। अमित शाह ने अपनी कार्यशैली से सत्ता और संगठन दोनों में सशक्त भूमिका निभाई है। इस अवसर पर सांसद पाटिल के साथ भोपाल सांसद रामेश्वर शर्मा और छिंदवाड़ा सांसद बंटी साहू भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया है, जहां जयवर्धन सिंह ने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर प्रश्न लगाया है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि सीएम रिलीफ फंड से गरीब परिवार का इलाज होता है। सीएम रिलीफ फंड में 2 लाख तक की सहायता होती है। फर्जी अस्पताल संचालक राजेश शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन से 10 महीने में 50 लाख रुपए निकाले हैं। वहीं मकसूदन नगर गुना में भोपाल लिंक अस्पताल के नाम पर फर्जी अस्पताल चल रहा था। सीएम रिलीफ फंड से 50 लाख फर्जी भुगतान किया गया है। इसके साथ ही कहा गया कि विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद गुना मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी 1 दिन बाद जांच के आदेश देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 2024 से 13 मई तक 10 महीने में 48,70,000 रुपए दिए गए। वहीं सीएमएचओ गुना ने जांच की तो भोपाल लिंक अस्पताल मकसूदनगढ़ के मालिक द्वारा आवेदन दिया गया। 4 अप्रैल 2025 को हॉस्पिटल बंद करने का ज्ञापन दिया गया है। अप्रैल में बंद हॉस्पिटल को मई में राशि दी गई। बैरसिया का मरीज मकसूदनगढ़ जाकर इलाज कर रहा है। 80,000 का भुगतान हुआ है और ऐसे में 2 मरीज निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने कभी आवेदन नहीं दिया, फिर भी उनका नाम आया इलाज कराने के लिए सीएम रिलीफ फंड में है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का ये बयान है। एक बहुत ही गंभीर प्रश्न लगा हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएम रिलीफ फंड के द्वारा अनेकों गरीब निर्धन परिवार, जिनके परिवार में कोई अस्वस्थ हो जाता है और जब वो निजी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं और उस अस्पताल में, निजी अस्पताल में जब शुल्क अधिक हो जाता है अस्पताल का, तो फिर मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रावधान रहता है 2 लाख तक सहायता करवाने का। मैंने भी विधायक के रूप में अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री जी को सीएम रिलीफ फंड के द्वारा आवेदन दिया है। अनेकों बार राशि स्वीकृत भी हुई है। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर किले को होटल के रूप में परिवर्तन करने को लेकर पर्यटन विभाग राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बयान देते हुए कहा है कि ध्यान आकर्षण के दौरान ये बात आई थी कि ग्वालियर के किले को होटल के रूप में परिवर्तित किया जाए, जिस पर मैंने सदन में असली बात रखी है। ऐसी किसी भी प्रकार की योजना पर्यटन विभाग के पास नहीं है, न ही हम ग्वालियर किले को होटल के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस द्वारा कलेक्टर के काम करने को लेकर भी सवाल किए गए थे, जिन पर जवाब देते हुए धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि ये कांग्रेस तय नहीं
करेगी कि किसे क्या करना है। यह सीएम डॉक्टर राम मोहन यादव की सरकार है। ये हम तय करेंगे कि किसको क्या काम करना है। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस ख्याली पुलाव न पकाए और वे अब कुछ करने लायक नहीं रहे हैं। इसके साथ ही संजय पाठक को लेकर उमंग सिंगार के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि उमंग सिंगार किसी भी प्रकार का बयान देते रहते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के बयान उमंग सिंगार देते हैं वे कांग्रेस की हताशा और निराशा को दर्शाता है। के दौरान ये प्रश्न आया था कि कुछ लोगों को ये किसी के माध्यम से पता चला हुआ कि ग्वालियर के किले को होटल के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ना ही पर्यटन विभाग, संस्कृति मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव था। ये किसी ने, मुझे लगता है, भ्रम फैलाने की दृष्टि से इस प्रकार की बात कही थी। ग्वालियर का किला बहुत महत्वपूर्ण किला है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में टेंटेटिव सूची में ग्वालियर के किले का नाम है, तो उसको होटल में बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि ये भ्रम किन्हीं लोगों ने फैलाया होगा और उस आधार पर ध्यानाकर्षण लगा था, जिसमें मैंने पूरा जवाब दिया है कि इस प्रकार की कोई रचना योजना नहीं है कि उसको हम होटल में बदलने जा रहे हैं। तहसीलदार हड़ताल पर कांग्रेस का कहना है कि इन्हें राजस्व की ड्यूटी के लिए उपयोग किया जाए, कलेक्टर को भी वीआईपी ड्यूटी से मुक्त किया जाए और इनकी जिम्मेदारियां तय की जाए, क्योंकि काम नहीं कर पाते लोग। देखिए क्या है, ये कांग्रेस निर्धारित नहीं करेगी कि कौन क्या ड्यूटी करेगा। ये हमारी सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। हम निर्धारित करेंगे कि कौन क्या करेगा। कांग्रेस को तो जनता ने ये निर्धारित करने के हक से बेदखल कर दिया है, तो कांग्रेस के लोग इस प्रकार के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वो किसी काम के अब रहे नहीं, जनता ने उनको नकार दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कांग्रेस द्वारा फिर से प्रदेश में व्यापक घोटाला पार्टियों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि उम्मीदवारों की जगह नकली सॉल्वर परीक्षा दे रहे हैं। जांच में फोटो, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट मेल नहीं खा रहे। फर्जी आधार कार्ड के जरिए 7,411 पदों की भर्ती में खुला खेल जारी है। ये भर्ती घोटाला व्यापक पार्ट 2 है और इसकी निष्पक्ष न्याय की जांच कर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। सरकार इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक फेस रीडिंग जो रिकग्नाइजेशन हो रहा चेहरे को, वो जब आधार कार्ड के आधार पे जब बायोमेट्रिक पकड़े गए तो अलग अलग रहे। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए नहीं और वो पुलिस कांस्टेबल बन गए। 800 लोग ऐसे लोग हैं जिनका मंजूर हो गया, मंजूर कांस्टेबल बन गए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि सरकार ने कॉपी के बजाय ऐसे लोगों को व्यापक माफिया वापिस से प्रदेश के अंदर सक्रिय हो गया। और गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी है, इनके विभाग में घोटाला हो रहा है। पूरे प्रदेश के युवा जो रात दिन पढ़ाई करते, मेहनत करते, जिनके परिवार माँ बाप चाहते हैं कि पढ़ के आगे निकलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हो ये व्यापक माफिया के लोग, सरकार में बैठे लोग जो पैसे लेके फर्जी कांस्टेबल बनाना चाहते हैं, तो फर्जी पुलिस के लोग रहेंगे फर्जी डिपार्टमेंट के अंदर, तो कैसे जनता के साथ न्याय करेंगे? ये हमारी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए और वापिस से परीक्षा होना चाहिए निष्पक्ष रूप से। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की विधायकों। आगे बढ़ेंगे। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के मुशरान पार्क में आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कांग्रेसियों ने नशे के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व नरसिंहपुर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल ने भरे मंच से कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्रग्स माफिया यासीन अहमद, मछली साइबर गौरव चौहान के लंबे समय से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के घर पर आना जाना रहा है। इनके छोटे भाई जालम सिंह ने भी इनके संबंध में
ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई हुई तो मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर कब कार्रवाई होगी? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लाखन सिंह पटेल ने नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मांग की है कि ड्रग्स माफिया से संबंध रखने वाले मंत्री की भी अवैध संपत्ति की जांच कर मंत्री सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन दिया है प्रहलाद पटेल जी, जालम सिंह पटेल जी को। हाई कोर्ट के माध्यम से एक कोई कमेटी ऐसी गठित हो, एसआईटी हो या कोई स्पेशल कमेटी सीबीआई हो, कोई ऐसी कमेटी गठित हो और हाई कोर्ट के माध्यम से मार्गदर्शन में वो कमेटी चले और जांच हो तो निश्चित 100% निकलेगा कि ये लोग प्रहलाद पटेल और जालम सिंह पटेल और उनके सभी कार्यकर्ता जिनकी फोटो हमने दी है वो उसमें कहीं न कहीं ड्रग्स के हथियारों के धंधे में आज कहीं न कहीं जो नशीला पदार्थ है उसको जमींदोज किया है और क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? ये जो ड्रग्स जैसा ये तो खाली सफेद राख थी, पर ये दर्शाना चाह रहे हैं हम लोग कि सांकेतिक कि ये ड्रग्स को हमारे एक हमारे युवाओं का पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने ये ड्रग्स का नशा कर लिया वो जीवन खत्म हो जाता है, पर ड्रग्स नशे से नहीं बाहर आ सकता, उसका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। नशे में कम उम्र में भी ही मृत्यु हो जाती है और पूरा परिवार धन से कमजोर हो जाता है और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए ये चाहते कि नरसिंहपुर जिला हमारा नशे से मुक्त रहे। लड़कियां भी पीड़ित हैं, इससे लड़का और लड़कियां सभी पीड़ित हैं। और पूर्व में जालम सिंह पटेल और प्रहलाद पटेल नशा मुक्ति का अभियान चलाते थे, पर ये खाली ढोंग है इनका, ये दिखाने के हाथी के सामने के और खाने के भीतर के, ये दो प्रकार की इनकी नीति है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की पुलिस भर्ती घोटाले के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस बेरोजगार है, ये सबको पता है। दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात से भी कांग्रेस बेरोजगार है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बेरोजगार है, इसलिए उन्हें रोजगार की मांग करनी चाहिए। और अब तक 1 लाख से अधिक लोगों की भर्ती हम करा चुके हैं और आने वाले दिनों में और बड़ी तादाद में भर्ती हम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस बेरोजगार है, ये सबको पता है। दिल्ली में भी कांग्रेस बेरोजगार है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बेरोजगार है, बिहार में भी कांग्रेस बेरोजगार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बेरोजगार है, गुजरात में भी कांग्रेस बेरोजगार है। कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बेरोजगार है, इसलिए उन्हें रोजगार की मांग करनी चाहिए। लेकिन आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार समय समय पर, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे पटवारियों की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे अन्य उच्च पदों की भर्ती हो, निकाल रही है और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को भर्ती हम लोग कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और बड़ी तादाद में भर्ती हम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जहां लायंस क्लब खंडवा, सक्षम संस्था और एमआई बैंक के सहयोग से जिले में नेत्रदान की एक अनुकरणीय परंपरा स्थापित हो चुकी है। अब तक कुल 512 नेत्रदान इस पहल के माध्यम से संपन्न हो चुके हैं और इसी श्रृंखला में पदमनगर निवासी गोविंद राम विधानी के निधन के उपरांत उनके परिवार द्वारा नेत्रदान का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उनके पुत्र मुकेश, भतीजे रितेश और जयप्रकाश विधानी सहित पूरे परिवार की सहमति से लिया गया है। समिति संयोजक नारायण बाहेती ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवंगत गोविंद राम समिति के सक्रिय सदस्य रहे स्वर्गीय संजय विधानी के पिता थे, जो स्वयं पूर्व में देहदान नेत्रदान कार्यों में सहयोगी रहे। नेत्रदान की यह प्रक्रिया लायंस नेत्रदान और देहदान समिति, रॉयल्स क्लब, सक्षम संस्था, लियो क्लब और एमकेआई बैंक के सहयोग से पूर्ण की गई है। आपको बता दें कि नेत्रदान के उपरांत परिवारजनों को समिति की ओर से नेत्रदान आभार पत्र सौंपा गया। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि नेत्रदान में केवल कॉर्निया निकाला जाता है। और वही खंडवा के इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिलने के मामले में कोर्ट से सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से जिला न्यायालय की टीम ने एनएचडीसी कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की है और इस दौरान कई सामान जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि मामला एक किसान दशरथ पता नन्नू के 48 लाख रुपए के मुआवजे से जुड़ा हुआ है, जिसे एनएचडीसी ने अब तक मुआवजा नहीं चुकाया था। इस मामले में कोर्ट का आदेश साफ था, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई करनी पड़ी। प्रभावित के वकील प्रणेंद्र रांका ने कहा कि तमाम बातों का जिक्र किया। इंदिरा सागर परियोजना की जो एफआरएल स्कीम थी, उसमें ग्राम रोहंदिया
जो खातेगांव तहसील का एक गांव है, वहां की जमीनें जो है वो अधिकृत की गई थी। तो वहां के कृषक हैं, उसकी जमीन जो अधिकृत की गई, उसमें माननीय न्यायालय ने अवार्ड पारित किया था और उसकी प्रतिकर की राशि का भुगतान एनएचडीसी को किए जाने के निर्देश दिए थे। उसके विरुद्ध एनएचडीसी द्वारा अपील की गई माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में। 16 जून 2025 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा एनएचडीसी की लगभग 36 अपीलें हैं, जिसमें इस कृषक के खिलाफ के अवार्ड के खिलाफ भी अपील की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने वो एनएचडीसी की अपीलें सब खारिज कर दी। आज माननीय चतुर्थ जिला न्यायाधीश महोदय ने प्रकरण में राशि अवार्ड की राशि जमा न करने के कारण वो कुर्की की गई है और कुर्की करके जो फेरिस्त का सामान है उसमें फोटोकॉपी मशीन है, प्रिंटर है, अपने ये आदि जो है जब्त किए गए हैं और ये राशि, ये जो संपत्ति जब्त की गई है, ये न्यायालय के हैंड ओवर होगी। ये कुर्की की जो कार्रवाई हुई है, पहली बात तो ये संपत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है, दोबारा कुर्क हो गई, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसकी लीगल पोजीशन ये है कि इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में, मतलब वहां पर पीठ पर थी, बेंच पे, तो वहां से दिनांक 16/6/25 को निरस्त हुई। तो हमारे पास एसएलपी है, हम माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे क्योंकि इसके कुछ लीगल पॉइंट है जिसके लिए हमें जाना है, जो हमारे मतलब जो आते नहीं है इसके अंतर्गत, जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया, हम उससे कोई भी रुष्ट होगा तो उसको पक्ष रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय बना है। उसके लिए हमने एसएलपी के पूरे पेपर तैयार हो चुके हैं हमारे, और एसएलपी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने पर एक युवक द्वारा पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल भरवाने आए युवक ने कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट कर उसके दांत तोड़ दिए। दरअसल इंदौर में कलेक्टर ने 1 अगस्त से आदेश लागू किया गया था कि बिना हेलमेट पहने 2 व्हीलर वाहनों में पेट्रोल नहीं डाला जाए। वहीं इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल के लिए जमकर मारपीट हो गई, जहां बिना हेलमेट के एक युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गया। कर्मचारी ने बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से मना किया। वहीं युवक ने पंप कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कि कर्मचारी का दांत टूट गया। वहीं मारपीट की पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चंदननगर थाने के अंतर्गत आता है और वहाँ पर एक कर्मचारी जिसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है, उसके द्वारा ये बताया गया था कि बिना हेलमेट के एक व्यक्ति आया था और बाइक पर आया था और उसने पेट्रोल डालने के लिए बोला, क्योंकि हेलमेट नहीं था इस वजह से उसने मना किया। तो इस बात पर से उससे विवाद करने लगा, गाली गलौज की, अश्लील गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। इस पर से थाना चंदन नगर में विभिन्न धाराओं में जान से मारने की धमकी, अश्लील गाली और मारपीट के जो विवाद की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी इसके प्राप्त हो गए हैं, तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। मारपीट हुई है और उसमें प्रदीप नाम के व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कराई है, तो उसमें उसको राउंड अप किया जा रहा है। बिजोरी थाना में नाबालिग पीड़िता ने अपने परिवार के साथ थाना आकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की है कि आरोपी द्वारा करीब 2 वर्ष पूर्व उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था और बिना उसकी जानकारी के उसकी अश्लील फोटो खींची थी, जिसे दिखाकर कई बार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया गया। और जब पीड़िता द्वारा आरोपी के साथ अवैध संबंध बनाने से मना किया गया तो आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके चलते शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने टीम के साथ और गठित कर आरोपी को इस बीच गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। बिजली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम से नाबालिग बालिका थाना आकर ये रिपोर्ट करी करीब 2 साल पहले उसके साथ उसके गांव के पड़ोस के ही सागर कुशवाहा ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया था और कुछ उसकी अश्लील फोटो जो है उस समय जब उनके संबंध थे उस समय जो उसके पास थी, इसे उसके द्वारा जो है अभी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा के वायरल किया गया है। क्योंकि मामला गंभीर प्रगति का था, इसे तत्काल जो है वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को जो है पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। तो आरोपी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और जिस इंस्टाग्राम आईडी से उसके द्वारा ये स्टोरी वायरल की गई थी
वो इंस्टाग्राम आईडी उसके मोबाइल से हमको बरामद हुई है और उस मोबाइल को हमने जब्त कर लिया है और आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय कल भेजा जाएगा। नरसिंहपुर के साईखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अजंता गांव में एक युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने और फिर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद पीड़ित लखन गुर्जर ने आत्महत्या कर ली। इस घटनाक्रम के बाद 2 दिन बीत जाने के बाद एक गोलीकांड की खबर फिर से सामने आ रही है, जहां पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है और घायल का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। उक्त मामले में पुलिस का कहना है कि यह अजंता गांव में लखन गुर्जर नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोपी है। हालांकि उक्त मामले में अभी जांच की जा रही है। वहीं लखन गुर्जर के परिजन भी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उनका कहना है कि मारपीट करने वाला आरोपी खुद को बचाने के लिए उसने खुद पर गोली फायर की और वे हमारे परिवार के सदस्यों को फंसाना चाहता है। हमरो साथ दे रहे हैं, उन्हें और फंसावे की कोशिश कर रहे हैं। बेचारों है फालतू में उनको झूठो नाम ले रहे हैं। गोली मार के हमने इन्हें मारे बेचारे तो जो चारों कूड़ा और ढोर बच्चे रोक कर पात गोली मार हवे इनके जके से वो कमजोर करवे कारण कर रहे हैं वे सब राक्षस प्रवृत्ति के जैसे ताको तंदो कर कर पूरे गांव काबिज में करे। मेरो लड़का इन्हें दबत नहीं तो सर ये इनके पैसा के रूप में जमा रहे दोस्त और बोलने जरूरत नहीं तो मेरा लड़का। यहाँ एक सूचना आई है तो सूचना पे ये जो जिनको संबंधित को पिंडली में गोली लगना बता रहे हैं तो उसमें अभी नरसिंहपुर हॉस्पिटल में रेफर करा गया है। उसमें जो भी तथ्य आते हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य आते हैं, उस पर अग्रिम विवेचना की जाएगी। तो संबंधित आरोपी जो अभी जिसको जो घायल व्यक्ति है जिसके पिंडली में लगी है तो वही उसके आरोप में आरोपी है। तो अभी परंतु ये भी जांच का विषय है कि क्या कारण है, इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। भोपाल में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जनता को प्रोत्साहित करते हैं कि अधिक से अधिक ऑनलाइन पेमेंट हो, अधिक से अधिक पेटीएम फोन पे द्वारा ट्रांजैक्शन हो। मैंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था कि 2021 से 2025 के बीच में कितने साइबर ठगी के मामले आए हैं और अब तक कितनी रिकवरी हो पाई है। उन मामलों में मुझे उत्तर में बताया गया है कि सिर्फ 4 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 1054 करोड़ रुपए गढ़ हुआ है और साइबर फ्रॉड के माध्यम से आश्चर्य की बात यह है कि इस उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1054 करोड़ की तुलना में मध्य प्रदेश 1 करोड़ 94 लाख की रिकवर हो पाई है, जो 1% से भी कम है। इस पर दिखाता है कि वर्तमान में साइबर फ्रॉड के समाधान करने के लिए हमारी पुलिस अभी तक सफल है। ये गंभीर मुद्दा है। रिकवरी 1% भी नहीं है, 0.1% है। लेकिन एक तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जनता को प्रोत्साहित करते हैं कि अधिक से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो, अधिक से अधिक पेटीएम, फोन पे के द्वारा ट्रांजैक्शन हो, वहीं मैंने प्रश्न पूछा था विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो गृह मंत्री भी हैं, कि 2021 और 25 के बीच में मध्य प्रदेश में कितने साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, कुल कितनी राशि ठगी गई है और अब तक कितनी रिकवरी हो पाई है उन मामलों में। तो मुझे उत्तर में दिया गया है कि सिर्फ 4 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 1054 करोड़ का गबन हुआ है साइबर फ्रॉड के माध्यम से। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1054 करोड़ की तुलना में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा मात्र 1 करोड़ 94 लाख रिकवर हो पाए हैं, जो 1% से भी कम है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बयान देते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी आरोप लगाती है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, जो भी जांच हो निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से प्रेरित जांच न हो। देखिए, दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाती है सरकार ने जिस प्रकार से किया है। तो मैं समझता हूं कि जो भी जांच हो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से प्रेरित जांच ना हो।
मैंने आपसे कहा है कि ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से जांच ना हो, प्रभावित ना हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हो। जबलपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की फर्जी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। जी हां, इस मामले को कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने उठाया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना था कि प्रदेश में कई भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं और इसके साथ ही जो फर्जी डिग्रियां लेकर बैठे हैं। वहीं हेमंत कटारे के मामले पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए इस तरह से पुराने मामले को ही रीओपन कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।